हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है ऑर्गेनिक पार्ट का। ये क्वेश्चन पेपर है एमडीयू का है, एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस का, और 2019 का पेपर है ये। इसमें जो आज डिस्कस करेंगे वो ऑर्गेनिक पार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 67 टू 83। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम 84 टू 100 वो भी ऑर्गेनिक के ही हैं, उसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फ्रॉम 67 टू 83 और ये सारा ऑर्गेनिक पार्ट आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर है 67 है और ये सेट ए का है ये, ठीक है। तो ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये 2019 का एमडीयू का पेपर है और सेट ए का है ये। चलो तो इसको 67 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन यील्ड। ठीक है, इसमें पूछा है कि नाइट्रोजन का यील्ड जो उसका कौन से रिएक्शन में रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं, नेम रिएक्शंस हैं ऑब्वियसली ये सारे। तो इसमें हमारे को बताना है कि किसके अंदर नाइट्रोजन यील्ड है या रीअरेंजमेंट है। तो पहला है विटिंग रिएक्शन होता है। ठीक है, तो विटिंग रिएक्शन के अंदर जो रीअरेंजमेंट है वो फास्फोरस से रिलेटेड है, वहां नाइट्रोजन होता ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि उसमें क्या होता है विटिंग रिएक्शन में कि वहां पर फास्फोरस से रिलेटेड होता है वहां पर। ठीक है ना, तो जैसे ट्राइफिनाइल फॉस होता है और दैट इज दस, इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन होता है और इसको यूज करते हैं हम और रिएक्शन कराते हैं, जैसे वो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ केवल कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप ले रहा हूँ। तो यहाँ पर बहुत ये विटिंग रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो कहीं है ही नहीं, तो लेकिन होता क्या है वो मैं इसको समझा देता हूँ। तो अगर इसको इन दोनों का रिएक्शन होता है तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। इसके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर चला जाएगा विद फास्फोरस और जो CH2 पार्ट है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, दैट इज CH2। ठीक है, तो यहाँ पर ये CH2 लग जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है ये कि इसमें जो CH2 पार्ट है वो तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके यहाँ लग जाएगा और ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये दिस इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एल्कीन्स के लिए बनाने के लिए। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास एल्कीन। ठीक है, किससे बनाया हमने, जैसे एल्डिहाइड या कीटोन से। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का कोई जिक्र नहीं होता, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। फिर आता है वॉन रिचर रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी जो रिएक्शन होता है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसमें भी कहीं नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये इसमें सपोज वी हैव दिस NO2 एंड ब्रोमीन, तो दिस इज द पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन होता है इसमें, और इसको कन्वर्ट करते हैं हम, दैट इज इन द COOH और यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, तो ये है मेटाब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा इसमें। अच्छा, पिनाकोल और पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, तो ये भी अल्कोहल का, ठीक है, ये भी क्या होता है, अल्कोहल का कन्वर्जन होता है इनटू कीटोन। तो यहाँ पर भी कहीं नाइट्रोजन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द थर्ड वन, दैट इज द सॉमलेट-हाउसर रिएक्शन होता है ये। इसी के अंदर ही रीअरेंजमेंट होता है। इसको भी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है ये रिएक्शन। इसमें यहाँ पर बेंजीन या वी कैन से इसके बाद होता है CH2। ठीक है, तो उससे फिर लगा होता है नाइट्रोजन और यहाँ पर ये टर्शरी स्टेट में होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर इसका रीअरेंजमेंट है नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर से एक जो CH3 है वो यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से इनमें से एक से चला जाएगा और वो जाकर लगेगा इस रिंग के ऊपर। तो यहाँ से सपोज ये अगर ये एक CH3 है, दैट विल गोज टू दिस पोजीशन, यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज द सॉमलेट-हाउसर रिएक्शन। तो ये फाइनली दिस विल कन्वर्टेड
इंटू दिस, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 एंड N CH3 एंड CH3। तो ये दिस इज द रिएक्शन जो पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट इज फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड, यहाँ पर दो दे रखे हैं, तो इनमें से पूछा कि एनंशियोमर्स हैं, डायस्टेरियोमर्स हैं, या स्टीरियो हैं, या होमोमर्स हैं। तो देखो यहाँ पर ये एनंशियोमर्स नहीं है और डायस्टेरियोमर्स नहीं है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल में ही सिस ट्रांस या ENZ नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है, ENZ या सिस और ट्रांस। तो ये क्योंकि ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये कौन से हो गए, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया, ठीक है। तो इसको तो हम देख के बता सकते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और जहां पर भी डबल बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, यहाँ इसको हमारे को RS नोमेनक्लेचर से पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, पहले इस वाले कार्बन को देंगे, ये है हमारा कायरल कार्बन फर्स्ट सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज 1, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज द चेन सपोज है। तो यहाँ पर हम अगर हमारे को प्रायोरिटी देनी है, तो पहले इस वाले कार्बन की बात करें हम, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, दैट विल बी दिस OH ग्रुप, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ फिर ऑक्सीजन है और इसके साथ फिर एक और कार्बन है, ठीक है, फिर इधर ऑक्सीजन है, लेकिन फिर इसके बाद क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, तो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इस वाले को, तो सेकंड वन ये हो जाएगा, और थर्ड किस कौन सा होगा, ये पार्ट हो जाएगा, थर्ड हमारा ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड। तो हमारा जो रोटेशन है उसको अब चेक करते हैं हम, दैट विल बी दैट इज फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये कैसे घूम रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कैसे घूम रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। बट यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि जो H है वो कहाँ पर है, दैट इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्लॉकवाइज का क्या होता है, दैट इज R, बट ये H जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ पर है, इन द हॉरिजॉन्टल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दैट विल बी S, तो ये हो जाएगा 2S। अब चलते हैं इस वाले में, तो यहाँ पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी किसे मिलेगी, दैट इज OH, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा, ऐसे ही ये सेकंड हो जाएगा, और ऐसे ही ये पूरा पार्ट थर्ड हो जाएगा। तो इसमें भी रोटेशन कैसे होगा, दैट इज 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर भी रोटेशन क्या है, 1 2 एंड 3, ये भी क्या है, क्लॉकवाइज, इसका भी रोटेशन क्या है, दैट इज क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या होना चाहिए था, R, बट यहाँ पर भी देखो जो H है वो भी हॉरिजॉन्टल में है, तो इसका भी हमारे को कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3S, तो दोनों ही S होंगे। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा, दैट विल बी दिस फर्स्ट वन, 2S एंड 3S, तो आंसर हमारा फर्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग रिएजेंट्स गिव सिन एडिशन विद द एल्कीन, ठीक है, कि एल्कीन है और उसका रिएक्शन अगर हम इनसे कराते हैं, तो यहाँ पर जो भी अटैचमेंट होगा वो दोनों एक साइड होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए, वो ही पूछा है इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं हम, तो सपोज हमारे पास कोई भी एल्कीन है, ठीक है, तो वैसे इसका आंसर जो होगा वो भी इसमें हम चेक करते हैं। तो इसका आंसर अभी पहले इसको देख लेते हैं एक बार, सपोज वी हैव एल्कीन, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एल्कीन है, ओके, तो अगर हम इसका ब्रोमीन से कराते हैं रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमीन से अगर इसका रिएक्शन होगा, तो यहाँ ब्रोमीन जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज एंड द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के पास नेगेटिव पार्ट चला जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली पहले इसके अंदर जो भी है वो क्या होगा, दैट विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो वो पहले आके लगेगा इसके अंदर। तो यहाँ अगर ये लगेगा पहले, तो क्या बना प्रोडक्ट, दैट विल बी लाइक दिस,
वहां पर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये डबल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और ये ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ब्रोमीन है, ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है, ये अपोजिट साइड से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर लगेगा, तो ये क्या बनेगा, एंटी। तो इसका मतलब है कि ब्रोमीन से तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिन प्रोडक्ट एडिशन नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकंड वाला, दैट इज डाइल्यूट KMnO4। इसका रिएक्शन करके देखते हैं। अगेन वी आर टेकिंग द एल्कीन, यहाँ पर फिर एल्कीन ले रहे हैं हम और KMnO4 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। तो ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, दैट इज Mn, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर, और ये O-। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ क्या होगा, अभी यहाँ से देखो, यहाँ पर अब ये बॉन्ड टूटेगा एंड फॉर्म द बॉन्ड विद द ऑक्सीजन। इसके बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे एंड दिस विल फॉर्म द बॉन्ड विद द दिस कार्बन। तो देखो यहाँ पर जो दोनों ऑक्सीजन है वो एक साइड से लगेंगे। ठीक है, वो दोनों ऑक्सीजन एक साइड से लगेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से अटैच होगा, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। बाकी फिर ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हमारे को ग्लाइकोल मिलेगा। तो यानी ऑक्सीजन हमारे को दोनों एक साइड से जुड़े हैं, तो यहाँ पर तो इसका मतलब कि डाइल्यूट KMnO4 हमारे को सिन एडिशन दे रहा है। तो पहला तो एक ये हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इसके साथ क्या होगा। इसके साथ भी सेम वही होना है। यहाँ पर भी अगर हम ऑस्मियम ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट विल बी द ऑस्मियम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑस्मियम लिख देता हूँ, बट यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑस्मियम हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑस्मियम हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऑस्मियम के साथ भी यहाँ पर दोनों एक साइड से लगेंगे, तो इसका मतलब ये भी सेम यही प्रोडक्ट देगा। तो ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद है हाइड्रोजन और निकल एंड हीटिंग। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजनेशन है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन है ये। अच्छा, निकल हमने इसको ले रखा है एज अ कैटलिस्ट। तो यहाँ पर याद करो इसको कि स्टार्टिंग में बहुत बारी रिएक्शन पढ़ा जाता है कि हमने कैटलिस्ट लिया है, उसका सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या है, दैट इज निकल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है उसको उस पे से फ्लो करेंगे, तो दैट विल बाउंड विद दिस कैटलिस्ट। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास एल्कीन है वो गैस को भी इस पे से फ्लो करेंगे। ठीक है, तो सपोज हमारे पास इथीन है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन पहला यहाँ से ये इसके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों इसी साइड से हैं तो दूसरा भी बाद में यहीं अटैच हो जाएगा। तो दोनों हाइड्रोजन दोनों एक साइड ही लगना है, तो यहाँ पर भी दोनों हाइड्रोजन एक साइड ही लगने हैं। ठीक है, ये तो एक सिमेट्रिकल एल्कीन में लिया, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर भी यही केस होने वाला है। तो दोनों हाइड्रोजन दोनों एक साइड से ही लगेंगे, तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट है वो सिन एडिशन ही बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये होगा, ये तीनों हमारे को ये वाला एडिशन देंगे इन एल्कीन्स में। ओके, नेक्स्ट इज which of the following compound show a sharp IR absorption band at 1700 and a broad band at 3300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ब्रॉड बैंड यहाँ दिया हुआ है, तो इससे पता चल गया कि हमारे पास एक तो OH ग्रुप की स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, ब्रॉड बैंड बोला है, तो ब्रॉड बैंड किस में आते हैं, केवल OH के अंदर। ठीक है, और ये वाला जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो किसके लिए है, दैट इज फॉर कार्बोनिल ग्रुप के लिए है, वो कार्बोनिल ग्रुप के लिए है। तो एक तो है कार्बोनिल ग्रुप के लिए, दूसरा है OH ग्रुप के लिए। तो अब हमारे पास एग्जांपल है इथेनॉल। तो इथेनॉल में तो केवल OH स्ट्रेचिंग आएगी, कार्बोनिल की नहीं आएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं हो सकता।
क्योंकि इथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप होता नहीं है। उसके बाद चले इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड के अंदर हमारे को दोनों ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O, तो एक तो ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ आ गया और उसके साथ OH भी आ गया, तो यहाँ पर OH की स्ट्रेचिंग भी है और कार्बोनिल ग्रुप की भी स्ट्रेचिंग है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन के अंदर क्या होगा, 10 कार्बोनिल ग्रुप तो है बट OH ग्रुप नहीं होगा। और ऐसे ही मैं लिख देता हूँ प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन क्या होता है, दैट इज एसीटोन C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो यहाँ पर OH नहीं हो, OH स्ट्रेचिंग इज एब्सेंट, केवल कार्बोनिल स्ट्रेचिंग इज देयर। फिर है डाइथाइल ईथर, तो यहाँ पर C2H5, ठीक है, O C2H5, तो यहाँ पर भी कोई भी स्ट्रेचिंग नहीं है, ना तो कार्बोनिल है ना OH की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी दिस इथेनोइक एसिड। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे को जो भी बैंड दिए हुए हैं उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली कि कौन सा कंपाउंड हमारे पास है। नेक्स्ट है सिग्नल इन NMR appears at 30 Hz on a 60 MHz instrument, same signal on 400 MHz instrument, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो सिग्नल आ रहा है वो कहाँ पर कितने पे आ रहा है, वो है 30 हर्ट्ज पे आ रहा है, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट को हमने 60 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स दी है, ठीक है, रेडियो वेव्स हम इसमें दे रहे हैं, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी या रेडियो वेव्स इसको दी गई है, उस टाइम इसकी 60 हर्ट्ज पे। और जब अगर हमने इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, उसको हमने 400 कर दी है, तब वही सिग्नल कहाँ कितने पे आएगा, ऑब्वियसली वो 30 से तो ज्यादा ही आना है, लेकिन कितना आएगा उसको हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को उसमें डेल्टा वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो डेल्टा वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेल्टा वैल्यू क्या होती है, दैट इज केमिकल शिफ्ट, दैट इज केमिकल शिफ्ट, दैट इज केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, ये वो वैल्यू है जो अपीयर होगी, वो हो जाएगी अपॉन जो इंस्ट्रूमेंट की होगी वो, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में लिख देता हूँ या ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, इसको हम करते हैं मेगाहर्ट्ज में, इंटू 10⁶, ये इसका फॉर्मूला, इसी से हम निकाल लेंगे। तो पहले डेल्टा वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा वैल्यू क्या आएगी, केमिकल शिफ्ट इन हर्ट्ज, वो कितनी दी हुई है हमारे को फर्स्ट में, दैट इज 30 हर्ट्ज, ओके। और ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी यानी इंस्ट्रूमेंट की हमारे को कितनी दी हुई है, वो दी गई है 60, ठीक है। तो ये हर्ट्ज में है, मेगा हर्ट्ज में है, तो दैट विल मल्टीप्लाई बाय 10⁶, और इधर तो है ही 10⁶, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो आएगा दैट इज 1/2 यानी 0.5, ठीक है। एक केमिकल शिफ्ट वैल्यू आ गई, डेल्टा वैल्यू दैट इज 0.5 आ गई। अब हमारे को निकालनी है कि जब इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, वो कर दी है 400 पे, तो हमारी जो डेल्टा वैल्यू क्या आ गई, उसी फॉर्मूले से अब हम निकाल लेंगे। तो डेल्टा वैल्यू कितनी आई है, दैट इज 0.5 आई है। अब हमारे को ये निकालनी है कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू उसी सिग्नल की कितने पे आएगी, तो इसको हम ले लेते हैं x, ठीक है। और हमारी अब ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमने चेंज कर दी इंस्ट्रूमेंट की, वो कितनी हो गई, वो हो गई है दैट इज 400, ठीक है। तो 400 इंटू 10⁶, अगेन 10⁶, तो दीज आर कैंसल आउट एंड सो x विल बी दैट विल बी 0.5 इंटू 400, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 200, ठीक है। 200 हर्ट्ज इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 200 हर्ट्ज यानी थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, ये हमारे पास रिएक्शन दी हुई है और इसमें प्रोडक्ट पूछा है और यहाँ पर ए भी अननोन है,
ठीक है। तो यहाँ पर ए भी अननोन है, तो यहाँ पर ध्यान रखो कि भाई यहाँ इससे पहचानेंगे हम, ठीक है। ये है हाइड्रोजन और PdBSO4, ठीक है। यहाँ से हमारे को पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है। ये रिडक्शन है, दैट इज नोन एज रोजनमंड रिएक्शन, ठीक है। तो रोजनमंड रिएक्शन है यहाँ पर। तो जब हम इसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है, तो इसका रिडक्शन होगा, ये क्या है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O Cl, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड है। जब हमने इसका रिडक्शन किया है विद PdBSO4, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, बेंजल्डिहाइड में। दिस विल कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अब हमारे को दिया हुआ है NaOH और पूछा गया है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेंजल्डिहाइड और इसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन दिखा रखा है, दैट इज NaOH, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे को चेक करना है, तो ये भी एक नेम रिएक्शन हो गया। तो ये तो हो गया रोजनमंड रिएक्शन, रिडक्शन हो गया। उसके बाद ये NaOH के साथ है, और तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन हो गया, देखो इसको पहचानो, ये रिएक्शन हो गया कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया, ये कैनिजारो रिएक्शन हो गया ये। और उसमें क्या होता है कि इसमें देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, वही देते हैं जिसमें अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो बेंजल्डिहाइड दैट विल गिव द कैनिजारो रिएक्शन। जब कैनिजारो रिएक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, उससे हमारे, अगर हम इसको लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे, तो ये हमारे को क्या प्रोडक्ट देगा, दैट विल बी वन ऑफ दिस। एक तो बन जाएगा हमारे पास COONA, दैट इज नोन एज द सोडियम बेंजोएट, ठीक है। एक तो बन गया हमारे पास सोडियम बेंजोएट, एक तो हमारे पास आ गया सोडियम बेंजोएट, प्लस इसके साथ दूसरा क्या बनेगा, दैट विल बी द अल्कोहल। कैनिजारो रिएक्शन में दो, एक तो सोडियम सॉल्ट बनता है एसिड का, और दूसरा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो दैट विल बी, दैट इज CH2OH, दैट विल बी बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे को। अब हम उसमें चेक करते हैं हमारा आंसर। तो यहाँ तो एक है, यहाँ पर भी, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये हमारा सोडियम बेंजोएट है और ये बेंजाइल अल्कोहल है। तो यहाँ पर दो नेम रिएक्शन एक साथ जोड़ दिए हैं। तो फर्स्ट क्या था, दैट इज रोजनमंड रिडक्शन, और NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, और बेंजल्डिहाइड बना है जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो दैट विल बी द कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव आइडोफॉर्म ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड I2। अच्छा, अब इसमें हमारे को देखना है कि कौन सा आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, ओके। तो हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन इसको क्या है, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन जहां पर भी है, मिथाइल कीटोन मींस ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सारे आइडोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन ये होता है। तो अगर यहाँ पर सपोज, अगर मैं यही एसीटोन ही ले लेता हूँ और इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, जो हमारे को क्या गिवन है, NaOH प्लस I2, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इससे वी गेट CH3 COONA, ठीक है। एक तो ये पार्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, दैट विल बी CH3, दैट इज आइडोफॉर्म, ठीक है। ये आइडोफॉर्म बनेगा। तो अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि पूछा है कि कौन सा इसमें आइडोफॉर्म देगा। तो जो आइडोफॉर्म कौन देता है, देखो यहाँ पर जिसके पास भी ये मिथाइल कीटोन पार्ट हो, ठीक है, या कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास कुछ ये पार्ट हो, इतना ये वाला पार्ट हो, ठीक है। अगर जिसके पास भी ये वाला पार्ट है, या सेकेंडरी अल्कोहल है, या सेकेंडरी अल्कोहल हो, दो चीजें हमारे पास अब निकल के आई हैं कि एक तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके पास
CH3C डबल बॉन्ड O, यानी ये मिथाइल कीटोन पार्ट हो कुछ इस तरीके से, या फिर वो सेकेंडरी अल्कोहल हो। वो दोनों क्या होते हैं, वो आइडोफॉर्म रिएक्शंस देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं, देखो यहाँ पर OH है बट दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट या रिएक्शन देते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। इसको चेक करें तो यहाँ पर देखो कार्बोनिल ग्रुप भी है बट ये इथाइल पार्ट लगा हुआ, हमारे को क्या चाहिए, मिथाइल पार्ट, यानी हमारे को कौन सा पार्ट चाहिए, C डबल बॉन्ड O CH3 चाहिए। तो यहाँ पर तो CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। और यहाँ पर ये एल्डिहाइड है तो ये भी रिएक्शन नहीं देगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यानी सेकेंड वन। तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल और मिथाइल कीटोन, यानी ये वाला जिसके पास भी कीटोन के पास ये पार्ट हो, वो क्या देगा, दैट विल गिव यू द आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ, ये हमारे पास कार्बोकैटायन दिया हुआ है, दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है, टर्शरी कार्बोकैटायन। अगर हम की स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे कार्बोकैटायंस की, तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी, एज कंपेयर टू द प्राइमरी, और सबसे जो लीस्ट होता है दैट इज द मिथाइल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर पूछा क्या है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या मेसोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन, या बोथ इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन की हम स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। तो अब उसको हम देखते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट, देखो यहाँ पर यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ एक बार कि हमारे पास ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, ठीक है, और जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस कार्बन के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो वाला कार्बन है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है। लेकिन उसके साथ यहाँ पर देखो क्या लगे हुए हैं, CH3 लगा हुआ है। CH3 का क्या होता है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज करेगा। क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पर बढ़ा देगा, जिससे कि जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ था उसकी थोड़ी कुछ हद तक उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रॉन की लेने की या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, उसको कुछ हद तक कौन पूरी कर देगा, ये तीन जो CH3 यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर तीन तीन CH3 लगे हुए हैं, तो इसलिए तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर इसका ये ठीक है कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम स्टेबिलिटी समझा सकते हैं। फिर आता है मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, मेसोमेरिक इफेक्ट तो क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पर मिलेगा, ये रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, उसमें हमारे को क्या नीड होती है मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए, वहां हमारे को क्या चाहिए, वो होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ, या तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और क्या होता है साथ में एन इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर ही मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है क्योंकि ये कार्बोकैटायन है, तो ना तो यहाँ पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो इसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट दैट विल नॉट विल बी द आंसर। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट होता है यहाँ पर। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा वो स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर एक कार्बन को ले लेते हैं, एक मिथाइल को, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो और बाकी क्या है, ये भी CH3 और ये भी CH3 है और ये हमारा कार्बोकैटायन है। तो नॉन बॉन्ड या नो बॉन्ड रेजोनेंस क्या होता है, अब यहाँ सपोज ये वाला बॉन्ड यहाँ से चला गया, ठीक है, वहां से चला गया, तो यहाँ पर ये ऐसे यहाँ से चला जाएगा और डबल बॉन्ड कहाँ क्रिएट होगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास ही 3 अल्फा हाइड्रोजन थे,
ठीक है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस वाले कार्बन से कितने स्ट्रक्चर बने हाइपर कॉन्जुगेटिंग 3, 1, 2 एंड 3। ऐसे ही इससे बन जाएंगे 3 और ऐसे ही 3 इससे बन जाएंगे। तो टोटल इसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बने? हाइपर कॉन्जुगेशन से हमारे पास 9 स्ट्रक्चर्स बने। तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी करेक्ट है। तो बोथ इंडक्टिव फैक्ट एंड द हाइपर कॉन्जुगेशन विल टेल द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन्स। नेक्स्ट इज which of the following does not react with benzene in presence of anhydrous AlCl3? ठीक है, तो यहाँ anhydrous AlCl3 दिया हुआ है और ये किसकी तरह बिहेव करता है? दिस इज द Lewis एसिड। ठीक है, ये है Lewis एसिड है। तो इसका काम है टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है इसलिए। तो अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पूछा गया है कि किसके साथ? बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और है कि जब भी हम एनहाइड्रस Cl3 और इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा और वो बनता है कार्बोकेटाइन। दैट इज द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। लुइस एसिड के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोकेटाइन बनता है। तो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं कि कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, तो अगर इससे रिएक्शन होगा AlCl3 का तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। वो कार्बोकेटाइन क्या होगा? वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O प्लस ये कार्बोकेटाइन बनेगा और Cl माइनस निकल जाता है। तो ये फिर आगे जाके बेंजीन से जुड़ेगा। तो एक यहाँ पर बन गया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसका मतलब ये रिएक्शन देगा। ऐसे ये यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। दैट इज C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज। अब यहाँ पर भी सेम वही केस होगा। ठीक है, तो यहाँ से सपोज ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो गया तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो ये भी आंसर सही, ये भी रिएक्शन देगा बेंजीन के साथ। ठीक है, ये बेंजीन से जाके फिर ये पार्ट जुड़ जाएगा। बेंजीन से क्या आएगा? एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो वो ये निकल जाएगा बेंजोइक एसिड और ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा विद बेंजीन। तो यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजोफिनॉन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर Cl निकलने के बाद ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी Cl निकलने के बाद ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन है, यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी द थर्ड वन। ठीक है, बाकी सभी में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा जो जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा। जैसे ये बेंजीन से लग जाएगा, ठीक है, ये बेंजीन से जाके ऐसे लग जाएगा और ये भी क्या बनेगा? दैट इज अगेन द व्हाट विल फॉर्म्ड, दैट इज बेंजोफिनॉन बन जाएगा। ये भी बेंजोफिनॉन बनेगा, इससे भी बेंजोफिनॉन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर इससे कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि ये अपना जो क्लोरोबेंजीन है दैट विल डज नॉट गिव एनी द कार्बोकेटाइन। नाउ नेक्स्ट इज 77 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर ये हमारे को ये दे रखा है। अब यहाँ पर हमारे को पूछा है प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ KNH2 एंड, अच्छा, यहाँ लिक्विड NH3 यहाँ दिया हुआ बट ये यहाँ होना चाहिए, दैट शुड बी हियर। ये लिक्विड NH3 यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में रिएक्शन है। चलो इसको तो देखते हैं। सो दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, ये इसकी प्रेजेंस में KNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। चलो अब इस रिएक्शन को देखते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो क्या बनेगा? तो इनिशियली हमारे को ये लेना है जो गिवन है। ओके, तो ये है हमारा OCH3 और विद ब्रोमीन और ये सब है। चलो अब इसका रिएक्शन देखते हैं। हमारे को क्या दिया हुआ है? KNH2। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगा इसका। ओके, तो यहाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
यहाँ पर देखो क्या होता है, जो यहाँ से KNH2 से हमारे को क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगी NH2, ठीक है। ये NH2 यहाँ से निकल के आएगा, NH2 यहाँ से, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये जो हाइड्रोजन है इसका, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो ऑर्थो वाला हाइड्रोजन इसके पास से यहाँ पर ही मिलेगा। ब्रोमीन से ऑर्थो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, ओके। तो अब यहाँ देखो क्या होता है कि दिस NH2 विल टेक अवे दिस हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे कुछ इस तरीके से, और जो ब्रोमीन है वो निकल जाएगा, ठीक है, ब्रोमीन निकल जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या बना, यहाँ से एक दो चीजें निकल गई, एक तो हाइड्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन को कौन लेके गया, NH2 ले गया, तो क्या निकल गया, -NH3, ठीक है, और Br भी निकल गया। तो दो चीजें यहाँ पर एलिमिनेट हो गई हैं, ठीक है, दो चीजें एलिमिनेट हुई, यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ है। तो पहला जो स्टेप हुआ वो एलिमिनेशन हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर OCH3 एज इट इज रहेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज है, ये भी यहाँ पर एज इट इज है। लेकिन अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रह गए और ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया। तो ये वाला जो कार्बन है इसके ऑर्बिटल खाली हो गए, बट इस वाले कार्बन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन्स रह गए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इसे कहते हैं हम बेंजाइन, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजाइन। और बेंजाइन बहुत ही रिएक्टिव स्पीसी होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव स्पीसी होता है। अब यहाँ पर ये जब बेंजाइन फॉर्मेशन होने के बाद बाकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा। तो अब यहाँ पर बेंजाइन जैसे बना, उसके बाद फिर NH2, ठीक है, NH2 ये क्या करेगा, ये फिर वापस इस पोजीशन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड वापस टूट जाएगा। जब यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और ये NH2 कुछ इस तरीके से लग जाएगा, दैट इज एट मेटा पोजीशन, ठीक है, OCH3 यहाँ पर लग गया। और इलेक्ट्रॉन्स देखो, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई है और NH2 यहाँ लग गया है, ठीक है, यहाँ पर ये NH2 यहाँ लग गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ जो लिक्विड अमोनिया है, ठीक है, जो लिक्विड अमोनिया है उसका रिएक्शन होगा। सपोज मैं उसको लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, NH2 दैट इज NH3 है, तो NH2, तो यहाँ पर वापस इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ये हाइड्रोजन जाएगा इस पोजीशन पे, यहाँ पर चला जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना उसको चेक कर लेते हैं। द फाइनल प्रोडक्ट विल बी OCH3, ठीक है। अब सब एटम्स के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या कोई भी डेफिशिएंट नहीं रह गया और NH2 यहाँ पर लग गया, तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। तो चेक करते हैं, तो दिस फर्स्ट वन विल बी द आंसर। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है बेंजाइन, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बनेगा दैट विल बी बेंजाइन। नेक्स्ट इज फिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सैलिसल्डिहाइड यूजिंग। तो ये तो बहुत नेम रिएक्शन है, तो उसको याद रखना है, दैट इज राइमर-टाइमर रिएक्शन है। नेक्स्ट इज 79, C3H6O does not reduce Tollens reagent, does not give iodoform test, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट से भी रिएक्शन नहीं हो रहा और आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं दे रहा है, बट रिएक्ट्स विद HI, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, बाकी सब किसी के साथ उसका रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो अभी हमने चेक किया था कि आइडोफॉर्म कौन देता है, तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था हमने आइडोफॉर्म। तो अगर यहाँ पर आइडोफॉर्म भी दे रहा है और टॉलेंस रिएजेंट के साथ, टॉलेंस के साथ कौन देता है, दैट इज एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, तो एल्डिहाइड हमारे पास ये है, तो ये तो देगा। और हमारे को पता करना है जो डज नॉट रिड्यूस दिस टॉलेंस रिएजेंट। और आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म के लिए हमारे को क्या चाहिए, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड हो, मिथाइल कीटोन पार्ट चाहिए, तो वो इसके अंदर है यहाँ पर, तो ये भी रिएक्शन देगा, ठीक है, इसका भी रिएक्शन होगा।
अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास एक एपॉक्सी है और हमारे पास ये विनाइल ईथर है, ठीक है। तो यहाँ अब इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर वी हैव HI, तो अगर हम इसके साथ HI का रिएक्शन कराएंगे तो अच्छा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और ना ये टॉलेंस रिएजेंट देगा, दोनों में से कोई नहीं देगा। क्या ये दे सकता है? हाँ, इसमें हम चेक कर लेते हैं। अगर इसका HI के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, तो रिंग ओपनिंग होगी इसकी। ओके, तो अगर इसकी रिंग ओपनिंग होगी तो सपोज यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो ये क्या बनेगा? CH3 CHO माइनस और CH2, और हमारे पास इसका रिएक्शन है विद HI, ठीक है। तो पॉजिटिव ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? और यहाँ पर ये चला जाएगा, तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल भी क्या देते हैं? आइडोफॉर्म। तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस थर्ड वन। नेक्स्ट इज 18 क्राउन 6 रिप्रेजेंट, ठीक है। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे को 2 दिए हुए हैं, ये ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 एंड 4 तो ये नहीं है। 6 होने चाहिए हमारे पास ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 18 क्राउन है क्या? तो सपोज हमारा नंबर होता है यहाँ से 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वन। एलाइलिक हेलोजन सब्स्टिट्यूशंस कैन बी डन, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि एलाइलिक हेलोजिनेशन करा रहे हैं अगर हम किसी भी एलाइलिक कंपाउंड का, ठीक है, यानी हमारे पास कोई एल्कीन है, ओके, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? हम उसको एलाइलिक हेलोजन के अंदर, ठीक है, या एलाइल हैलाइड में उसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब ये किन किन से होगा उसको अब चेक कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। प्रोपीन मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, तो सपोज क्लोरीन ले रहा हूं मैं, तो इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो इसमें हमारे को हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, करीब यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है 770 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, तो जो ये पार्ट एज इट इज रहेगा और क्लोरीन यहाँ लग जाएगा, दैट विल बी CH, दैट विल बी, इसको Cl यहाँ पर आ जाएगा, दैट विल बी क्लोरीन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HCl निकल जाएगा। तो इसका मतलब इसके साथ रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज NBS इन सनलाइट। NBS यहाँ पर होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। यहाँ पर NBS का मतलब होता है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो उसका साथ किसकी प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। उसकी प्रेजेंस में भी ये अगर यहाँ पर देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही एल्कीन में ले रहा हूँ, और NBS की प्रेजेंस में यानी N ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो वहां से ब्रोमीन आएगा हमारे पास, ठीक है। NBS की प्रेजेंस में NBS से हमको क्या मिलेगा? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन भी यहाँ लग जाएगा, तो दैट इज Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन देगा। देन सल्फ्राइल क्लोराइड इन सनलाइट, ये भी हमारे को सेम रिएक्शन देता है, दैट इज SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ क्लोरीन की जगह क्या ले लूं? SO2Cl2 और हीटिंग की जगह लाइट, तो प्रोडक्ट इज सेम, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दिस विल बी द आंसर। Next is allylic alcohol is obtained when glycerol reacts with the following at 260 degree Celsius,
ठीक है, यहाँ पर एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल क्या हो जाएगा, दैट इज अगेन दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये है हमारा एलाइलिक अल्कोहल और किससे बन रहा है, ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल का रिएक्शन इन सब से करा के देखते हैं क्या बनता है। तो ग्लिसरॉल क्या होता है, दैट इज CH2OH CHOH एंड CH2OH। ठीक है, ये हमारा है ग्लिसरॉल। नाउ अब इस ग्लिसरॉल को हम रिएक्शन कराते हैं सपोज फॉर्मिक एसिड के साथ। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा और विद टेम्परेचर है, ओके, टेम्परेचर के साथ इसका रिएक्शन है, टेम्परेचर में है, तो ये क्या पहला क्या बन जाएगा, ये हमारे को देगा CH2, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, O C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, और ये क्या रह जाएगा, CHOH एंड CH2OH। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीटिंग करेंगे इसकी, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। CO2 निकल गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, हमारे पास क्या बचा, CO2 यहाँ से एस्केप आउट हो गया, H2O यहाँ से निकल गया, तो क्या बचा, CH2 CH CH2OH। ठीक है, और यहाँ पर फिर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हमारे को क्या दे रहा है, एलाइलिक अल्कोहल दे रहा है। दूसरा क्या है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ देखते हैं इसका रिएक्शन। ऑक्सैलिक एसिड और ग्लिसरॉल, दैट इज CH2 CH CH2 OH OH एंड OH। ठीक है, उसके साथ हमारा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड COH। ठीक है, ये तो इसका क्या बन जाएगा, दैट विल गिव यू CH2O C डबल बॉन्ड O, अगेन दिस C डबल बॉन्ड O, और ये दूसरे वाले कार्बन से कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, दैट इज CH2OH हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे अगेन 260 के ऊपर, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 दैट विल बी एस्केप आउट, क्या बच गया, अगेन CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। तो ये भी हमारे को सेम रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे कि फॉर्मिक एसिड भी सही है, ऑक्सैलिक एसिड भी सही है, तो आंसर विल बी द थर्ड वन, दैट विल बी बोथ। नेक्स्ट इज ये हमारे को कंपाउंड है X यहाँ पूछा गया है और प्रोडक्ट में वी गेट द अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर को हमारे को एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल हुआ है। ओके, तो अब इसको देखते हैं कि हमारे को क्या क्या गिवन है। पहला है BH3 इन प्रेजेंस ऑफ THF और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन है इन पेरोक्साइड। ठीक है, तो ये तो नेम रिएक्शन हो गया, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है फर्स्ट वाला। अच्छा, तो यहाँ पर ये जब भी हाइड्रोबोरेशन होता है ऑक्सीडेशन, ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर यहाँ लगेगा तो ऑब्वियसली OH यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, OH यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये प्रोडक्ट जो यहाँ पर कहा गया है वो यहाँ पर
इसका मतलब है कि अगर हम ये पर इसका हाइड्रोबोरेशन करा रहे हैं और उसके बाद ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इसमें फॉलो होता है रूल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, तो अगर OH लगता तो वो कहाँ लगता, इस कार्बन पे लगता, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसका मतलब हमारा आंसर ये नहीं है। नेक्स्ट इज H3O प्लस यानी एसिडिक मीडियम के अंदर अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो उसको देखते हैं। हमारे पास जो गिवन है दैट इज CH3 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 विद CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हमारे को है, और इसकी H प्लस की अगर हम इसके प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अभी ये हाइड्रोजन है, दैट विल H प्लस आयन दैट विल गोज टू द CH2। तो क्या बन गया हमारे पास, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CH3 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 CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये कौन सा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी CH3 यहाँ से रीअरेंज कर ले अपने आप को और यहाँ चला जाए तो ये और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, that will be converted into CH3 CH3 और यहाँ पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में। ठीक है, और यहाँ ये CH3। तो अब हमारे पास ये कार्बोकेटायन क्या होगा, दैट विल बी टर्शियरी। तो विच वन इज मोर स्टेबल, दिस टर्शियरी इज मोर स्टेबल। तो ये बन जाएगा। तो अगर अब जो भी OH आएगा तो वो OH यहाँ लगता, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये नहीं है। तो इसका मतलब इस H3O प्लस से भी रिएक्शन नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट इज Hg एसीटेट दिया हुआ है। ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट दिया हुआ है और उसके बाद उसका रिडक्शन करा रखा है। ठीक है, तो ये भी नेम रिएक्शन है, दैट इज नोन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो यहाँ अगेन इंपॉर्टेंट बात कि दिस विल फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, दिस इज फॉलो द मार्कोनिकॉफ रूल, इसको फॉलो करेगा। अगर ये फॉलो करेगा तो प्रोडक्ट यही बनेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो भी अटैकिंग नेगेटिव स्पीसी है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे किस पे जाता है, जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि अटैकिंग स्पीसीज, नेगेटिव अटैकिंग स्पीसीज दैट विल गोज टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो जो अटैकिंग स्पीसी यहाँ पर क्या है, OH माइनस, तो दैट विल गोज टू दिस प्लेस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। So these are the question up to 83. In next video we will do the question number from 84 to 100. ठीक है, वो भी कौन सा पार्ट है, वो भी ऑर्गेनिक का पार्ट होगा, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे from 84 to 100 questions.